स्टडी चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। मैं चांदनी सिंह एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ आप सबों के पास आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 3 का चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 14 तक का पर्यावरण अध्ययन के विषय में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि क्लास 3 में टोटल 24 चैप्टर हैं। इसके पहले मैं 2 वीडियो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तथा चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक का मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने हमारा यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 एनसीईआरटी बुक से लिया गया 11th चैप्टर है यहाँ से वहाँ। इसमें सबसे पहले लोहे की सड़क के बारे में दिया गया है। लोहे की सड़क क्या है? रेलगाड़ी की पटरी को लोहे की सड़क कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, रेलगाड़ी की जो पटरी होती है उसको लोहे की सड़क कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा कि लोहे की सड़क किसे कहते हैं, तो रेलगाड़ी की पटरी को लोहे की सड़क कहते हैं। उसके बाद में है घोड़े की सवारी। शिमला में तथा पहाड़ी इलाकों में लोग घोड़े की सवारी करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे शिमला की बात कह रही है। आपको ऑप्शन में उत्तराखंड दे देगा, जम्मू कश्मीर दे देगा कि पहाड़ी इलाका तो वो सब में भी है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब शिमला में घोड़े की सवारी होती है। अगला जो मेरा पॉइंट है वो ऊंट गाड़ी। यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इस गाड़ी को खींचने के लिए ऊंट का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। आप लोग भी जानते हैं कि ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊंट गाड़ी को खींचने के लिए ऊंट का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो राजस्थान में जो बच्चे हैं वो ऊंट गाड़ी में बैठकर ही स्कूल जाते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है बैलगाड़ी। यह मैदानी इलाकों में चलते हैं। मैदानी इलाकों में जो है बैलगाड़ी चलती है। उसके बाद में जुगाड़ गाड़ी है। आपने बैलगाड़ी का नाम सुना होगा, घोड़े की सवारी, ऊंट गाड़ी, लेकिन आप जुगाड़ गाड़ी का नाम नहीं सुने होंगे। तो देखिए जुगाड़ गाड़ी क्या है। जुगाड़ गाड़ी का अधिकांशतः प्रयोग गुजरात में, यहाँ देखिए गुजरात की चर्चा हो रही है, गुजरात में होता है, जो कि आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है परंतु पीछे से लकड़ी के पट्टों से बनी होती है। जो ये जुगाड़ गाड़ी जो होती है आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे जो होगा वो लकड़ी का बना होता है। लकड़ी का जो पट्टा होता है लकड़ी के काट काट के बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया। देखिए इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है कि इसका प्रयोग गुजरात में होता है। दूसरा जो है यह आगे से मोटर बाइक की तरह होती है परंतु तो पीछे से लकड़ी के पट्टों की बनी होती है। और तीसरा जो पॉइंट है, इसका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए होता है। ये 3 जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। ये 3 पॉइंट में से ये हो सकता है ये तीनों पॉइंट दे दे और एक गलत दे दे, कि इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई एक पॉइंट दे दे और 3 पॉइंट गलत दे दे। इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद चैप्टर 11 इतना ही तक था। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 12 पे। चैप्टर 12 का नाम है काम अपने अपने। इसमें काम करने के तरीके के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहला जो है वो लिंग विषमता के बारे में बताया गया है। तो लिंग विषमता क्या है? लिंग विषमता या जेंडर विषमता दोनों एक ही है। तो लिंग विषमता का मतलब होता है लड़का लड़की में भेदभाव। इस चैप्टर में दीपाली नाम की एक लड़की है जो अपनी बहनों के स्कूल की किताबें पढ़ती है और वो 3री कक्षा तक पढ़ी हुई है। लेकिन जब 3 साल पहले उसका छोटा भाई का जन्म हुआ तो दीपाली को घर में ही रहना पड़ा और वो अपने भाई की देखभाल करने लगी। वो आगे नहीं पढ़ पाई थी। तो दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसके दिन भर की थकावट जो है वो दूर हो जाती है। तो अगर वो ये चाहती है कि अगर उसको मौका दिया जाए तो वो स्कूल जाएगी। तो इसमें दिखा रहा है कि लिंग विषमता कैसे है। जैसे ही उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो वो घर पे रहने लगी। तो इसमें लिंग विषमता के बारे में बताया गया। इसका मतलब होता है लड़का लड़की में भेदभाव। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो शिक्षण शास्त्र है। इस टॉपिक को एकदम ध्यान पूर्वक देखिए। हम जो आपको बता रहे हैं उसमें
15 मार्क्स का ईवीएस है और 15 मार्क्स में जो शिक्षण शास्त्र आते हैं उस 15 में 5 मार्क्स एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो इस जो भी इसमें शिक्षण शास्त्र बता रही वो 5 मार्क्स, यानी कि टोटल आपको मैं 20 मार्क्स का ईवीएस पढ़ा रही हूँ। इसलिए एक एक टॉपिक को ध्यान से देखे और पढ़े तो आपको 20 में 20 कोई नहीं रोकेगा। और जो बाकी जो बच गया आपका 10 मार्क्स, उसका भी मैं वीडियो जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करूँगी। तो देखिए क्या कर रहा है, बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और उसको समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। यहाँ पे देखिए, अगर बच्चा कोई भी चित्र ध्यान से देखेगा और उसको अगर समझने का मौका दिया जाए तो वो अच्छा से उस चित्र का अवलोकन करेगा और उस अवलोकन करने से क्या होगा उसके अंदर कि चित्र अवलोकन का कौशल उसको विकसित होगा। ये एग्जाम में पूछ देगा कि चित्र अवलोकन का कौशल विकसित कैसे होगा, तो वो चित्र होगा कि जब बच्चा ध्यान से चित्र को देखेगा और समझेगा तो उसके अंदर चित्र अवलोकन का कौशल विकसित हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेहड़ी। रेहड़ी क्या है, तो सब्जी बेचने की जगह को रेहड़ी कहा जाता है। ध्यान से इस टॉपिक को देखिए। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है उपले। तो खाना बनाने के लिए गोबर के ईंधन को उपले कहते हैं। खाना बनाने के लिए जब गोबर के ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो उसे उपला कहा जाता है। खास करके इसका प्रयोग गांव में किया जाता है। गोबर में भूसा मिलाकर उसको धूप में सुखा दिया जाता है और उसी को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वही उपला कहलाता है। उसके बाद जो चैप्टर 12 था वो हमारा यहीं ख़त्म हुआ। अब चैप्टर 13 पे आते हैं जिसका नाम है छूकर देखे। इसमें लुईस ब्रेल के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहला टॉपिक है लुईस ब्रेल लिपि। तो लुईस ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो लुईस ब्रेल ने किया था। लुईस ब्रेल जो थे फ्रांस के निवासी थे और उन्हीं के द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था। जब वो 3 साल की उम्र के थे तो वो खेलते समय उनकी आंखों में चोट लग गई और उसी समय उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसीलिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। यह लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देख के कंप्लीट कीजिएगा। तो इसका जो दूसरा जो पॉइंट है यह नेत्रहीन लोगों के लिए है। और तीसरा जो इस लिपि में मोटे कागज या आयताकार स्लेट पर उभरे हुए कई बिंदु होते हैं। यहाँ जो है कि मोटा कागज होगा और या आयताकार स्लेट होगा, उसमें उभरा हुआ बिंदु होता है। के बाद में अगला जो पॉइंट है, उभरे होने के कारण इसे अंगुली से छूकर पढ़ा जा सकता है। जो नेत्रहीन लोग होते हैं उसे उसी उभरे हुए बिंदु को छूकर पढ़ते हैं। जो यह लिपि है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो देखिए ये 6 बिंदु कैसा है, तो यहाँ देखिए कि किस प्रकार 6 बिंदु दिखाया गया है। ए के नीचे भी 6 बिंदु है, बी के नीचे भी 6 बिंदु है, सी के नीचे भी 6 बिंदु है और डी के नीचे भी 6 बिंदु है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। कभी 6 बिंदु की जगह बिंदु भी चेंज कर देगा, कह देगा कि 5 बिंदुओं पे आधारित है, 4 बिंदुओं पे आधारित है। तो आप ध्यान से देखिए 6 बिंदुओं पे आधारित है और इसी बिंदु को उंगली से छूकर नेत्रहीन लोग इसे पढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। इस पॉइंट को भी ध्यान से देखिएगा। ये भी ऑप्शन में जितना भी मैं दी हूँ वो सब में से कोई एक ऑप्शन में दे सकता है और 3 जो होगा उसमें से एग्जाम में देगा और 1 गलत दे देगा, या फिर 1 सही देगा और 3 गलत दे देगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि ब्रेल लिपि जो है कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो इसमें दे देगा कि ब्रेल लिपि कंप्यूटर के द्वारा नहीं लिखी जाती है। तो आप क्या मारेंगे कि ब्रेल लिपि कंप्यूटर के द्वारा लिखी जाती है। इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो शिक्षण शास्त्र से है। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। अब ये देखिए किस तरह का कर रहा है, वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। तो आप लोग को एग्जाम में दे देगा कि वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा नहीं रहेगा। तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि जब भी ब्रेल लिपि को हम देखेंगे तो बेहतर ढंग से बच्चा समझ पाएंगे। जब बच्चे को हम ब्रेल लिपि
दिखा के अगर उससे समझाएंगे तो बच्चा उसे बेटर ढंग से समझेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर समझ ज़्यादा विकसित होगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो पॉइंट है हमारा चैप्टर 13 यही खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 का नाम है कहाँ से आया किसने पकाया। इसमें दिया हुआ है कचनार के फूल, सैजन की कली, सैजन जो होता है सहजन, उसकी कली, ककड़ी, कटहल भोजन का हिस्सा, ये सभी जो है भोजन का हिस्सा है। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद फिर जो अगला है वो भी शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं, जैसे पिछले जो चैप्टर है उसमें मैं आपको लिंग, जेंडर विषमता, लिंग विषमता के बारे में बता चुकी हूँ। इसमें रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में बता रहा है। तो रूढ़िबद्ध धारणा वो होता है जो हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि लड़का लड़की में भेदभाव, यानी कि लड़की जो है वो घर के सिर्फ काम ही कर सकती है। पुरानी धारणाएं हैं जो बनी हुई है कि लड़की सिर्फ घर के ही काम कर सकती है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसी को रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। तो लड़का लड़की में भेदभाव संवेदनशीलता से होनी चाहिए, यानी कि जैसे जब भेदभाव जब हो रहा है तो कुछ संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि उन पर सवाल न हो सके, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे। इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से देखें, किसी की भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे। तो ये भी पॉइंट एकदम ध्यान से देखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो पेड़ पौधे दवाई के रूप में। तो पेड़ पौधे किस प्रकार दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो देखिए। तो चोट लगने पे किसका प्रयोग होता है? हल्दी और दूध का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में पेट दर्द होने पे सौंठ और अजवाइन पानी में मिलाकर पीने से पेट दर्द कम हो जाता है। उसके बाद जब खांसी होती है तो खांसी के लिए तुलसी, अदरक और लौंग का काढ़ा बनाकर जब पिया जाता है तो इससे खांसी आराम हो जाती है। उसके बाद दांत दर्द के लिए लौंग का तेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे दांत दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। तो चैप्टर 14 हमारा यहीं ख़त्म हुआ। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से मैं आऊँगी, उसमें मैं चैप्टर 15 से स्टार्ट करूँगी। अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कमेंट ही हमारा हौसला बढ़ाता है। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ समझाना है या हमसे कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।